दौरे बहुत खास हैं, ये दौरे बहुत ज़रूरी हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अब विदेशी जितने भी देश हैं और ख़ास तौर पर शक्तिशाली देश हैं उनके साथ भारत के संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। व्यावसायिक संबंध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को यदि दुनिया में बनाना है तो इसके लिए व्यावसायिक संबंध मजबूत होने आवश्यक हैं। और आज ऑस्ट्रिया में कुछ इन्हीं मुद्दों पर बातचीत हुई है और ये द्विपक्षीय वार्ता क्या कुछ भारत के लिए लेकर आई, इसको विस्तार से समझेंगे। भारत ऑस्ट्रिया के बीच बेहद पुराने संबंध हैं। पीएम मोदी के दौरे से निश्चित ही संबंधों में और मजबूती आएगी। खास बात यह है कि ऑस्ट्रिया यूरोपियन संघ का सदस्य तो है लेकिन नेटो का नहीं। जाहिर है द्विपक्षीय संबंधों के लिए कई फैक्टर्स काम करते हैं। फिलहाल पीएम के ऑस्ट्रिया दौरे के मायने क्या हैं, इससे समझा जा सकता है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। 41 साल बाद किसी भारतीय पीएम का ऑस्ट्रिया दौरा अपने में बेहद खास है। जाहिर है पीएम मोदी के इस दौरे से भारत ऑस्ट्रिया के रिश्तों में नया सवेरा आना तय है। ऑस्ट्रिया भारत साथ साथ हैं और इस साथ में पुराने सांस्कृतिक संबंधों का सेतु है तो बढ़ते व्यापार का भरोसा। पीएम मोदी जब वियना पहुंचे तो पीएम का गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर ने ऑस्ट्रिया के वियना के संघीय चांसलरी में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की और व्यापार बैठक में भी हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत और ऑस्ट्रिया के करीब 40 व्यवसायी मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर ये बैठकें भारत और वियना के गहरे संबंधों पर विश्वास की मुहर हैं। खास बात है ऑस्ट्रिया यूरोपीय संघ का सदस्य तो है लेकिन नेटो का हिस्सा नहीं है। उसकी तटस्थता की ये नीति भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में एक दिलचस्प अध्याय जोड़ती है और इसी बुनियाद पर भारत ऑस्ट्रिया का संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें पीएम मोदी ने कहा, हमने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। हमने निर्णय लिया है कि संबंधों को रणनीतिक दिशा प्रदान की जाएगी। आज मेरे और चांसलर नेहमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। हमने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। बहरहाल ऑस्ट्रिया और भारत के बीच संबंधों की प्लेटिनम जुबली भी चल रही है, मतलब 75 साल पूरे हो गए। ऐसे मौके पर दोनों देशों के बीच दोस्ती, व्यापार और तमाम रणनीतिक मुद्दों पर आपसी सहमति से नया आकार मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बहुत मजबूत हुई है और भारतीय छवि के मजबूत होने की वजह है कि ये पहली बार नहीं है। मोदी 3.0 में ही नहीं, आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने जब प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार शपथ ली थी उसके बाद मुझे याद है उनके अंतर्राष्ट्रीय दौरे बड़े चर्चा में रहे थे। विपक्ष ने कहा कि ज्यादातर समय बाहर बिताया जाता है, लेकिन बाद में समझ में आया कि अंतर्राष्ट्रीय नीति कितनी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि आने वाले समय में ये संबंध, आज आप देखते हैं पिछले 10 सालों में खास तौर पर भारत अमेरिका के संबंध एक अलग ऊंचाई पर है। अमेरिका के साथ आप संबंध मजबूत करें और रशिया के साथ आपके संबंध बरकरार रहें, ये किसी भी देश के लिए, किसी भी नेता के लिए चुनौती हो सकती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर रशिया के साथ भी मजबूत संबंधों की गर्मजोशी देखने को मिली जब प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर सम्मानित भी किया गया है और वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के तौर पर देखा जा रहा है। इस पर बातचीत करते हैं और बहुत ही अच्छे जानकार दो पैनलिस्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंशु जोशी हैं जो कि इंटरनेशनल स्टडीज JNU के साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर जोशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई राजनीतिक मुद्दों पर आपसे बात होती है लेकिन आज आपके विषय पर ज़्यादा बात आपसे होगी। और मेरे साथ निशाकांत ओझा जी हैं और वो भी अपनी राय कई बार फॉरेन अफेयर्स और तमाम मुद्दों पर रख चुके हैं। सर, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और डॉक्टर ओझा, शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूँगा कि ये तो हम देखते हैं कि विदेशी दौरे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। खास तौर पर एस जयशंकर साहब जब से विदेश मंत्री बने उसके बाद हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बहुत ही फूंक फूंक कर बड़े सोचे समझे तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। सबसे पहले तो दर्शकों को यह समझाइए कि ये जो रशिया और ऑस्ट्रिया का दौरा है ये किस सोच के साथ किया गया, क्योंकि अचानक किए हुए दौरे नहीं है और कुछ बहुत बड़ा, एक सामान्य तौर पर मिलते हैं, कुछ बात होती है व्यावसायिक मुद्दों पर, लेकिन फिर भी इन जगहों पर फोकस करना और वो भी इटली के दौरे से लौटने के बाद, ये क्या दर्शाता है? ये बहुत आपका
बहुत स्ट्रैटेजिक और अहम क्वेश्चन आपने पूछा है कि एक तरफ रशिया, एक तरफ ऑस्ट्रिया, एक ब्रिक्स कंट्री, एक यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, ऐसा क्या सर्कल बन रहा है कि ये दोनों का पीएम मोदी जी को मीन्स उनको इनविटेशन आया और उनको जाना पड़ा, और स्ट्रैटेजिकली हमारे देश के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो जहां तक देखिए, अगर रशिया की बात करें तो रशिया की तो मेरे ख्याल से शायद चीजें क्लियर हो चुकी थी। अब ऑस्ट्रेलिया एक बहुत स्ट्रैटेजिक कंट्री मानी जाती है। 41 ईयर्स के बाद ये पहली विजिट हो रही है इंदिरा गांधी जी के बाद, ये इनकी मेरे ख्याल से सेकेंड विजिट है। और इन अप्रैल 2022 जब ये क्या बोलते हैं, ये आपका प्रेसिडेंट जेलेंस्की इन कीव और व्लादिमीर पुतिन को दोनों सबसे पहले जो इनिशिएट किया था पीस टॉक के लिए, वो ऑस्ट्रेलिया ही था जिसने सबसे पहले जाके वहां पर उनको इनिशिएट किया, यूक्रेन में भी और पुतिन को भी। और वो बेसिकली एक तरह से उन्होंने टू फोल्ड स्ट्रेटेजी को अपनाया। एक तरफ उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट रखा यूक्रेन को पूरी तरीके से देने का, जिससे ये ना फीलिंग जाए यूरोपियन को कि यूरोपियन यूनियन एक तरफ वीक पड़ चुका है ब्रिक्स कंट्रीज को। और दूसरी तरीके से उन्होंने रशिया को भी थोड़ा सा डोमिनेट सैंक्शंस के साथ करने की कोशिश करी कि वो थोड़ा सा डोमिनेट हो। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत की पॉइंट पे रोल प्ले करता है बेसिकली इस पीस टॉक को हैंडल करने में आज के समय में। यूरोपियन, अब ऑस्ट्रेलिया की लिमिटेशंस कहाँ आती है कि ये नेटो कंट्री नहीं है, वो यूरोपियन यूनियन में है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो उपलब्धि आती है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन है इन यूरोप, जिसको ओएससी हम लोग बोलते हैं, जो बेसिकली सारे पॉलिटिकल, मिलिट्रीज, इकोनॉमिक, ह्यूमन एस्पेक्ट, सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन, एवरीथिंग उस पर वो काम करता है। तो वो एक उसकी जो पोजीशनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक सेकेंडली हम बात करते हैं अब इंडिया का, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना, देखिए आई एम गिविंग यू वेरी न्यूट्रल ओपिनियन। तो इस समय इंडो ऑस्ट्रेलिया जो ट्रेड था हमारा 2022 में 2.84 बिलियन का यूएस डॉलर का था। अब 2024 में इसकी जो एक्सपेक्टेशन हमारी चल रही है वो बेसिकली इट्स समथिंग 4.3 बिलियन डिफेंस में। तो ऑस्ट्रेलिया एक तरह से डिफेंस मार्केट में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है वहां पर। तो ये आपने काफी डिटेलिंग में समझाया, और मेरे साथ में बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है, पूर्व राजनयिक है मंजू सेठ जी, वो भी पैनल पर जुड़ गए हैं। तो मंजू जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर अंशु जोशी हमारे साथ बनी हुई है। मंजू जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले डॉक्टर जोशी मुझे ये बताएं कि राजनीतिक लिहाज से भी, जैसा मैंने कहा कि शुरुआत में जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार शपथ ली थी उस समय ही एक के बाद एक दनादन विदेशी दौरे किए थे। कई रिपोर्ट्स मैंने उस समय बनाई, विपक्ष ने बड़ा हमला किया कि ये यहां पर कम समय रहते हैं, वहां ज्यादा रहते हैं, लेकिन बाद में उसकी उपयोगिता समझ में आई। अभी हम देख रहे हैं कि एक बार फिर 3.0 की जो शुरुआत हुई है, उसके बाद पहले तो इटली जाने का एक मौका, वो भी एकदम से इमीडिएट जाना पड़ा, और उसके बाद ये दो बड़ी विजिट। अभी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना, एक तो ये बहुत बड़ा मसला समझ में आता है सामरिक रूप से, यानी अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिहाज से भी अंतर्राष्ट्रीय। और क्या आपको लगता है कि दनादन विदेशी दौरों के क्या मायने निकल, और खास तौर पर रशिया और ऑस्ट्रिया के संबंध में? जी, आपके इस एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न छुपे हैं। देखिए, 2014 के बाद भारतीय विदेश नीति को डायनामिक बनाने के लिए, गतिशील बनाने के लिए, क्योंकि जिस लक्ष्य के साथ हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़े थे उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक था कि हम बाकी के जो लाइक माइंडेड नेशंस हैं उनके साथ सहयोग करें, जो कोलैबोरेट करना चाहते हैं, जो अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं लेकिन युद्ध नहीं चाहते। तो 2014 से जो माननीय प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, वो अभी तक कायम है। और पिछले दौरों पर नहीं जाऊंगी क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ हमने इस पर चर्चा की। अभी जो वर्तमान दौरा चल रहा है, देखिए, जो इटली का दौरा हुआ वो तो एक बहुपक्षीय लिहाज से महत्वपूर्ण दौरा था। अभी जब हम द्विपक्षीय लिहाज से देखते हैं तो इस बार प्रधानमंत्री ने रशिया सबसे पहले जाना चुना। वो पड़ोसी किसी देश में नहीं गए, जो अमूमन वो करते आए 2014 में भी, 2019 में भी। तो रशिया गए। अब रशिया हमारा एक नेचुरल अलाई है, हमारे बहुत वर्षों का भरोसेमंद साथी है। तो आपने देखा कि जिस गर्मजोशी से पुतिन उनके साथ मिले और प्राइवेट मीटिंग में जिस तरह से मोदी जी ने खुल के उनसे ये बात की कि बहुत महत्वपूर्ण बात की कि अब युद्ध समाप्त होना चाहिए, और दूसरा कि लोगों को जो युद्ध से हानि हो रही है या जिस प्रकार से लोगों के साथ में इस युद्ध के घातक परिणाम देखने में आ रहे हैं, उस दृष्टि से उन्हें कुछ सोचना चाहिए। ऑस्ट्रिया की बात करूं तो देखिए, बहुत लंबे 75 वर्षों के हमारे कूटनीतिक संबंध रहे हैं, लेकिन 41 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री
इतने लंबे अंतराल के बाद ऑस्ट्रिया पहुंच रहे हैं। ऑस्ट्रिया में आप देखिए यूनाइटेड नेशंस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूएन के कई जो इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं उसके ऑफिसेज यहाँ पर है। जैसे आईएईए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो यहाँ पर स्थित है, और भी बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस के एजेंसीज हैं यहाँ पर। और दूसरा, अगर हम ऑस्ट्रिया के अपने इतिहास को देखते हैं प्रवीण जी, तो हैब्सबर्ग राजशाही का भाग था ऑस्ट्रिया, और कभी जब यूएसएसआर के पास था, तो जब ये ऑस्ट्रिया को एक सेपरेट स्टेट बनाने की बात हुई तो उसमें भारत ने ऑस्ट्रिया का समर्थन किया था। तो भारत और ऑस्ट्रिया के जो कूटनीतिक संबंध है वो बड़े मधुर रहे हैं। और चाहे हम ट्रेड की दृष्टि से देखें, चाहे हम स्पेस टेक्नोलॉजी की दृष्टि से देखें, चाहे हम सांस्कृतिक संबंधों की दृष्टि से देखें, दोनों देशों के बीच मधुर संबंध है। लेकिन अब समय वो है कि चूंकि लाइक माइंडेड नेशंस हैं, दोनों ही देश प्रगति करना चाहते हैं परंतु युद्ध नहीं चाहते, तो उस दृष्टि से व्यापार के क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौते, संभावनाओं के द्वार। डॉक्टर अंशु, मैं चाह रहा हूं ब्रेक पर जाने से पहले मंजू जी से भी एक कमेंट ले लूं। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से, सचमुच में ये मेरे लिए भी कई जानकारियों से भरा, क्योंकि ऑस्ट्रिया सुनते ही हम लोगों को ये लगता है कि ऑस्ट्रिया से क्या मिलेगा क्या मिलेगा, लेकिन ऑस्ट्रिया कितना इंपॉर्टेंट है इसको आपने अपने पहले सवाल के जवाब में ही बताया। मंजू जी, आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एक राजनयिक के तौर पर। मुझे ये भी बताएं, मेरे दो सवाल हैं। एक तो आपके अनुभव क्या रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री या आपके राष्ट्र प्रमुख जो हैं वो अन्य देशों में जाते हैं, वहां के समुदाय के बीच बोलते हैं, उनको सर्वोच्च सम्मान मिलता है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है और किस तरीके से एक मैसेज आता है? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दो लोगों को साधना है, अमेरिका को भी साध रहे हैं हम और रशिया को भी हमने साध कर रखा है, और इसमें कितने कामयाब दिखाई देते हैं। इन दोनों देशों की मजबूरी कि हमारे साथ बने रहे, या हम भी एक कूटनीति के साथ चल रहे हैं? आपने कहा कि ये विजिट जो होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो बायलैटरल रिलेशनशिप को और मजबूत करने में बहुत ही एक अहम रोल प्ले करते हैं। जब लीडर्स मिलते हैं और हमारे लीडर जब बाहर जाते हैं, वहां पे स्पेशली हमने अब देखा है दोनों जगह पे इतनी वार्म वेलकम मिली है हमारे प्रधानमंत्री जी को, पहले भी मिलती आई है, लेकिन ये स्पेशल इस वक्त हमने देखा कि प्रेसिडेंट पुतिन ने भी वहां स्पेशल इनको दिया, और आपने जैसे बताया अवार्ड दिया है कि स्पेशल ऑनर है इंडिया के लिए भी, हमारे प्रधानमंत्री के लिए तो है ही, लेकिन हमारे देश के लिए भी होता है एक ऑनर। और देश का जो इस वक्त इकोनॉमी बढ़ रहा है और जो हम जिस लेवल पे अभी हैं उसका भी बहुत महत्व है दोनों के आपसी संबंधों में। और अगर हम देखें ऑस्ट्रिया की जो विजिट हो रही है, इसमें भी बहुत वार्म वेलकम दिया गया है, और वहाँ म्यूजिक वंदे मातरम एक फिलहाल जो उनका ऑर्केस्ट्रा है उसने प्ले किया है। ये सब चीजें पर्सनल टच आ जाता है, और पर्सनल विजिट जब होती है तो संबंध बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत ही आपस में आगे चल के दोस्ती बदल हो जाती है स्ट्रांग, ताकि कोई भी जब जरूरत हो तो हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। सभी से जो बातचीत कर रहा था उसमें एक एक करके हम फिर शुरुआत करते हैं। और निशाकांत जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि हम दो बड़ी ताकतों को एक साथ साध रहे हैं, इनके लिए हम कितने जरूरी हैं, हमारे लिए इन दोनों को साधे रखना, और वो एक जो तटस्थता की बात बहुत समय से कही जाती रही है भारत के विषय में, उसका अनुपालन अब भी हो रहा है, क्या ऐसा माना जाए? देखिए, आज के समय में जैसे मैंने पहले ही बता दी कि जियोपॉलिटिकल स्फीयर एकदम चेंज हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक कंट्री को इंटरडिपेंडेंस इकोनॉमी बन गई है। एक देश को हमारी जरूरत है, हमको भी उनकी जरूरत है। तो इस मुद्दे पे जो ये ऑस्ट्रेलिया विजिट है, इसको फोकस करते हुए बताता हूँ कि आज के समय में ऑस्ट्रेलिया जो है रिवैम्प हो रहा है। वहाँ मिलिट्री शासन था, उसके बाद अब वो अपना जीडीपी भी उनका इंक्रीज किया है काफी, और ट्रेड बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटी वहां पर काफी बढ़ रही है। लेकिन उसको अपनी एक्सेस को दिखाने के लिए, यूरोपियन यूनियन से बाहर आने के लिए उसको ब्रिक्स कंट्री की जरूरत पड़ती है। तो या तो वो यूनाइटेड चाइना के पास जाए, या इंडिया के पास जाए, या ब्राजील के पास जाए। लेकिन इंडिया क्योंकि प्रोएक्टिवली न्यूट्रल कंट्री है, तो इसलिए उसके साथ उसका अलाइनमेंट बहुत जेल करेगा। और जहां तक मैंने आपको पहले बताया कि जो इनका कॉमन बेसिकली जो एक टास्क था, एक जो बेसिकली सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वो है जिसके लिए पीएम मोदी रशिया गए थे, वो है यूक्रेन और रशिया की वॉर पीस कराना। तो जिसमें ऑस्ट्रेलिया कैन प्ले अ वेरी पिवटल रोल इन मेंटेनिंग दीज टू थिंग्स। और उसमें ऑस्ट्रेलिया खुद नहीं कर पाएगा, ऑस्ट्रेलिया को इंडिया की जरूरत पड़ेगी, और इंडिया के साथ मिलके बेसिकली उसको अलाइन करके इस चीजों को कर सकता है। जहां तक अगर आप बात करें
ऑस्ट्रेलिया न्यूट्रलिटी पे बिलीव करता है और उसको अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स आगे बढ़ाने भी हैं। और बेसिकली अगर आप देखो तो वो जहां तक उनकी एक्टिव पॉलिसीज है वो एकदम पूरी वो डायनेमिक्स चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी है, उनको हमारी जरूरत है, हमें उनकी जरूरत है। सो इट विल गो लाइक दैट ओनली। जी डॉक्टर जोशी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमेशा ये रहती है कि क्या ये संभव हो पाता है कि दो बड़ी बड़ी ताकतों को एक साथ आप साध लें? ये हम सचमुच साध पा रहे हैं या हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनको हमारी जरूरत है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आज की जो सदी है वो एशिया की सदी है, जैसा कि हमारे विदेश मंत्री भी बार बार कहते आए हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई और दूसरी ओर शीत युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया दो खेमों में बट गई थी। एक का संचालन यूएसएसआर कर रहा था, तत्कालीन सोवियत संघ, और दूसरे का संचालन अमेरिका कर रहा था। विचारधारा की लड़ाई थी। भारत के नेतृत्व में कई विकासशील देशों ने, नए नए स्वतंत्र हुए देशों ने इसीलिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया ताकि हम किसी खेमे का भाग बनकर इनकी राजनीति का शिकार होकर अपनी प्रगति ना गवा दे या वो मौके ना गवा दे। इसीलिए हम नॉन अलाइंड थे। लेकिन अब हम ऑल अलाइंड है प्रवीण जी, जिसमें चाहे अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज हो या फिर रशिया हो या रशिया से जुड़े हुए देश हो, हम जहां पर भी ग्लोबल गुड की बात आती है, आगे बढ़ने की बात आती है, कोलैबोरेट करने की बात आती है, ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी की बात आती है, वहां इन तमाम देशों के साथ हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। और अलग अलग मंचों से, देखिए, हम ब्रिक्स में भी हैं, हम वहीं दूसरी तरफ G20 में भी हैं, हम I2U2 में भी, हम क्वाड में भी हैं। तो जितनी की हमें आज की तारीख में इन देशों की जरूरत है, एज एन इंडियन मैं कह रही हूं, उतनी अमेरिका और रशिया को भारत की आवश्यकता है। फिर बस संक्षेप में, सुरक्षा परिषद में क्यों हमारा मामला अटक जाता है फिर? वो एक अलग राजनीति है प्रवीण जी, और उस दिशा में भी हम लगातार अग्रसर है। देखिए, हमने एक मोमेंटम तो बना लिया है, तो आगे चलकर मुझे लगता है कि वो एक अलग पूरा बहस का मुद्दा। हाँ, ये बात सही है, उस पर अलग से आधे घंटे बात भी हो सकती है। और वैसे हम हमेशा से चाहते रहे, भारत का तो ये प्रयास हमेशा से रहा है कि कूटनीतिक तरीके से या जिस भी तरीके से हो, हम इसके लिए प्रयासरत रहे। मंजू जी, आपने क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका राजनयिक के तौर पर भी निभाई है, तो आप थोड़ा और इस पर प्रकाश डालें कि तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का प्रण लिया गया, चुनाव में सबसे बड़ा वादा ये रहा था। मुझे लगता है कि बहुत अग्रेसिवली इसके लिए मोदी 3.0 बढ़ रहा है। आपको लगता है विदेशी दौरों से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ सीधे कनेक्ट करती है, और कैसे, वो थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। डोमेस्टिक होती है, बट हाँ, ट्रेड पे और इन्वेस्टमेंट्स पे भी बहुत डिपेंडेंट है। और हमारा ट्रेड बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आएंगे, तो उससे भी इकोनॉमी को एक बढ़ावा मिलेगा और ग्रोथ बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा। लेकिन और ये जो विदेशी यात्रा होती है, हम जैसे अब यहाँ पे भी बिजनेस डेलीगेशन भी वहाँ पहुँचा हुआ है ऑस्ट्रिया के केस में, और बिजनेस डेलीगेशन वहाँ जो मीटिंग है वहाँ के बिजनेस वालों से भी है और हमारे इंडियन बिजनेसेस के साथ भी है। तो ये कैसे बढ़ाया जाए, ये जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, ये वहाँ पे डिस्कशन होती है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स किसी को आ रही है, वहाँ पे डिस्कशन होता है, और कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाए जाए और ट्रेड बढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों पे चर्चा होती है और आपस में समाधान निकाले जाते हैं, जो भी कोई इम्पेडिमेंट्स है उसमें या कोई भी जो रुकावटें हैं। और ये महत्वपूर्ण, इस किस्म की विजिट्स में ये सब डिस्कस होता है सरकारी लेवल पे भी। और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ऐसे एग्रीमेंट्स हैं, मेनी अदर एग्रीमेंट्स आर देयर, ईज ऑफ बिजनेस की चर्चा होती है, हर एक चीज की वहाँ पे चर्चा होती है। और ये डेलीगेशन लेवल टॉक्स होते हैं, 1-to-1 टॉक्स होते हैं दोनों लीडर्स के बीच में। तो ये उसका एक सोल्यूशन निकलता है कि आगे कैसे बढ़ाया जाए, और उससे हमारी इकोनॉमी पे डेफिनेटली एक पॉजिटिव असर होता है, जिससे वो बढ़ सकती है जी। और जो आपने पहले पूछा था, इफ आई कैन रिप्लाई इन शॉर्ट। यस प्लीज मैम। हाँ, इंडिया जो इस वक्त पहले हम नॉन अलाइन थे, अब हम आई थिंक वी बिकम मोर मल्टी अलाइंड एंड एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के तौर पे हम अपने आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम ऑस्ट्रेलिया भी हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, रशिया भी जा रहे हैं, यूरोप के साथ भी अच्छा रख रहे हैं अपना रिश्ता। तो सबके साथ अच्छी पार्टनरशिप बनाएंगे हम, और दबाव में आके कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है। अपना
अपने हित में, इंडिया के हित में आगे हर कदम उठाएं। जी, वैसे तो डॉक्टर अंशु से बहुत पॉलिटिकल डिबेट्स के दौरान चर्चा होती रहती है, उनका भी बड़ा प्रिय विषय है, लेकिन निशाकांत जी से मैं पहले इस पर लेता हूं टिप्पणी, फिर आपसे मैं इसी पर बात करूंगा और संक्षेप में, क्योंकि बहुत अंतिम दौर में चर्चा के हैं। निशाकांत जी, भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इस बार जो मैंडेट आया है लोकसभा चुनाव का, उसमें विपक्ष मजबूती के साथ में आया है। भारत की आंतरिक राजनीति पर इस तरह के विदेशी दौरों का कितना फर्क आप देखते हैं, और दूसरा, आने वाले दिनों में आप क्या एक्सपेक्टेड है कि क्या प्रधानमंत्री इसी तरह से विदेशों में अन्य देशों की यात्राएं करेंगे और वहां से ऐसा क्या लाएंगे जिससे कि वो अपनी इमेज को और मजबूत कर पाएं, क्योंकि उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग है ये समय। ये एक पॉलिटिकल यू कैन से स्टंट होता है कि किसी एक की फॉरेन ट्रिप्स को अगर आप एलिगेट करते हैं, इस तरह की चीजें नहीं। फॉरेन ट्रिप्स हमेशा किसी मिशंस और किसी बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स के साथ उसको डिफाइन किया जाता है। और जितनी भी इन्होंने आज तक, जितनी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जितनी भी विजिट्स की है, अगर उसके बीच में आप बैक ऑफ द कर्टन जाए तो सबके पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजिक है। अब आप ये बताइए, रशिया जाके ऑस्ट्रेलिया जाना, दैट इज नथिंग, कोई कॉरिलेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन वहां पर रशिया को न्यूट्रलाइज करने, रशिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको ऑस्ट्रेलिया को भी न्यूट्रलाइज करने की जरूरत पड़ी थी। फर्स्ट। सेकंड थिंग है कि इकोनॉमी, अब ऑस्ट्रेलिया को भी ब्रिक्स कंट्री में सबसे पावरफुल इंडिया दिखा, तो उन्होंने बोला कि हमें यूरोपियन यूनियन में तो समझते हैं, लेकिन हमें ब्रिक्स में कोई नहीं समझ पा रहा है, तो उन्होंने इंडिया का सहारा लिया कि हमें आप आगे पॉपुलेट करो, हमारी जो विजन है उसको, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द ग्रोइंग, आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे, काइंड ऑफ। जी, और डॉक्टर अंशु जोशी से इस पर फाइनल कमेंट लेता हूं, आप भारतीय राजनीति पर इसका कितना असर देखती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना ही अच्छा, उसका फायदा जनता को मिलता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जितने द्विपक्षीय संबंध यदि अच्छे पॉजिटिव एजेंडे को लेकर के मजबूत होते हैं, तो जैसे चीन से हमें जिस तरह के पोटेंशियल थ्रेट्स आते रहते हैं सीमाओं की ओर, या हम इंडो पैसिफिक में देख रहे हैं, इंडियन ओशन रीजन में देख रहे हैं प्रवीण जी, तो हमें इस तरह के थ्रेट्स को काउंटर करने में सहायता मिलती है। और दूसरा, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जब हम अपना एक वर्चस्व बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो ग्लोबल गुड या जो इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी पूर्ति में, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति में हमें सहायता मिलती है। जी, निश्चित तौर पर अभी जो बातचीत हुई, मैं कोई आर्टिकल पढ़ता है इस पर, खासतौर पर ऑस्ट्रिया के बारे में जो आप लोगों से जानकारी मिली, वो बड़े काम की है, और आने वाले दिनों में दौरे जारी रहेंगे। ये भी बात सही है कि आधे घंटे में इसको समेट पाना कि कितनी महत्वपूर्ण ये यात्रा, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस पर हमने चर्चा की और आपने इसमें हमारा सहयोग किया। तो मंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निशाकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अंशु जोशी, आपका बहुत धन्यवाद पैनल में जुड़ने के लिए। तो ऑस्ट्रिया, भारत तो साथ साथ है ही, साथ ही साथ में जियोपॉलिटिकल सिनेरियो कुछ ऐसा है कि भारत सबको साथ कर चल रहा है और सबको भारत की जरूरत भी दिखाई पड़ती है। और पैनल पर अभी यही चर्चा हुई कि कैसे ताकतवर देश हों, छोटे देश हों, बड़े देश हों, सब भारत की तरफ एक उम्मीद की निगाह से देखते हैं। तो ये भारत के लिए सचमुच एक मजबूती का समय चल रहा है।